Good morning, everyone. Today, this is the third day of this workshop on data processing for GST estimation. And in the morning, we have a session on tertiary sector related to trade, hotel and restaurant, transport subsectors, and how the data is collected and processed, and how is it calculated in GDP. And this technical session is the lecture is being delivered by Mrs. Shalu Goyal. Please, I would request Mr. Ashish Kumar to come on the dais and Director sir to be seated on the dais. हम लोग का वर्कशॉप का थर्ड डे है और हम लोग GSDP कैलकुलेशन के एंड डेटा प्रोसेसिंग के थर्ड डे के आज सेशन में टर्शरी सेक्टर को हम कवर करेंगे। इसमें हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए प्रतिबद्ध है। उसी रेफरेंस में पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट इंट्रैक्शंस, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू लेटर्स या पर्सनल इंट्रैक्शंस, उसके थ्रू हम इसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं या किसका क्या रोल है, इसको समझने के लिए आप लोग का क्या रोल है और हम लोग का क्या रोल है। तो इसी में आज हम टर्शरी सेक्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग यहाँ पे 3 डेज का टोटल सभी वर्कशॉप्स को पूरे सेशंस को अटेंड किए होंगे, लेकिन आज कुछ लोग नए भी होंगे, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको आपको बताना चाहूँगी। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे क्लियर है कि हम इसके कैलकुलेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं, फिर हमारा इंट्रोडक्शन है टर्शरी सेक्टर का, फिर हम लोग का कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, मेथोलॉजी क्या है, इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे, और हमारे इनिशिएशंस क्या होने चाहिए, इस पर भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। हमारी टोटल इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर्स में कवर करते हैं। मेजरली देखें तो फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर हमारा लगभग 26% के करीब कंट्रीब्यूट करता है पूरी इकोनॉमी में। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर भी लगभग 27% के करीब कंट्रीब्यूट करता है, और टर्शरी सेक्टर हमारा काफ़ी बड़ा है, ये 46% के करीब इसमें कंट्रीब्यूशन इसका रहता है इकोनॉमी में। अगर हम देखें कि हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या सेक्टर्स कवर होते हैं, तो प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो भी सेक्टर्स हैं वो सब आते हैं, जिसमें कि जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसमें हमारा क्रॉप है, लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है, फिशिंग है, माइनिंग एंड क्वायरिंग। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज। और टर्शरी में हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, मेजरली ये सर्विस सेक्टर है, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो ये आज आप इन सेक्टर्स को कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट सेशन मेरा जो है ये होटल, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट पर है। इसमें अगर हम देखें तो इससे ये मैंने दिखाने की कोशिश की, जैसे कि पहला हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी हमारा 26% है, सेकेंडरी 27% है, और टर्शरी में हमारे डिफरेंट सेक्टर्स जितने भी हमने अभी देखे 6 सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा हमारा रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके बाद हमारा ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर्स को हम इसमें कवर करते हैं। टर्शरी सेक्टर में जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास कौन कौन से सेक्टर हैं, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको कैप्चर, इकोनॉमी में कैप्चर करने का मेथड अलग है, सेकेंडरी और टर्शरी को कैप्चर करने का मेथड हमारा अलग है। प्राइमरी सेक्टर में हमें सभी डेटा मिल जाता है, तो उसको हम डेटा प्राइमरी डेटा के थ्रू सब कवर कर लेते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी डेटा हमारा डॉक्यूमेंटेड होता है या सर्वे बेस्ड डेटा ज़्यादातर होता है। इसमें हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में
इंस्टीट्यूशन वाइज है इसको हम कवर करते हैं। हमारे इसमें इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो जाते हैं? जनरल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, प्राइवेट कॉर्पोरेट, प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। जनरल गवर्नमेंट में हमारे ज़्यादातर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जितने भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आ जाते हैं। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और जो कि एक कोई एंटरप्राइज रन कर रहे हैं वो हमारे इसमें आएंगे। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में जो कि हमारे गवर्नमेंट से लीगली थोड़ा सा सेपरेटेड हैं, उसमें कुछ उनके गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई होते हैं और कुछ प्राइवेट के रूल्स अप्लाई होते हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट जो हमारे जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट्स हैं उन सब के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर्ड हैं। और प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड इसमें जितने भी हम जिनको हम कहते हैं कि कहीं वो रजिस्टर्ड नहीं है या ठीक से हमारा वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो हमारा प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में कवर होता है। ये जितने भी ऊपर सेक्टर्स दिखाए हैं सब में इंस्टीट्यूशन वाइज ही डेटा कवर किया जाता है, जिसमें जो भी एप्लीकेबल हो। ये जरूरी नहीं कि सब में सब तरह का डेटा हम इंस्टीट्यूशन वाइज सब में एप्लीकेबिलिटी हो। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे एक ही चार्ट है हमारा। अगर हम देखें इसमें ट्रेड एंड रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट में हमारा पब्लिक पार्ट में डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज एप्लीकेबल है, लेकिन जनरल गवर्नमेंट का कोई भी इसमें पार्ट एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड का भी पार्ट इसमें कवर हो रहा है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और रियल एस्टेट में भी हमारा जनरल गवर्नमेंट एप्लीकेबल नहीं है। और पब्लिक एड और अदर सर्विसेज में अगर हम देखें तो हमारा इसमें डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज भी नहीं है। तो इसी तरह से हर एक सेक्टर की अपनी एक मैथोलॉजी है कि किससे हमको कहाँ से किस तरह से डेटा कवर करना है। अच्छा, अदर सर्विसेज का, अदर सर्विसेज में भी हमारे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस नहीं है, लेकिन इसमें जनरल गवर्नमेंट हमारी आती है। इसका भी आपका अभी नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें भी आप लोग डिटेल में इसको देखेंगे। ये जस्ट एक मैपिंग है। आज अभी तो डिटेल में हम अपने जो सेशन के दो टॉपिक्स हैं या कहना चाहिए सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट एंड ट्रांसपोर्ट को हम इसमें कवर कर रहे हैं। वन बाय वन इन सारे सेक्टर्स को आज कवर किया जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम टर्शरी सेक्टर को इंस्टीट्यूशंस वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे मेजरली 3 सेक्टर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पब्लिक कॉर्पोरेट या पब्लिक कॉर्पोरेशंस, फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, या फिर हमारा प्लस है इसमें हमारा है प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, ये एक तरह से टोटली वेल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। इसमें हमें ज़्यादातर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल एक गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत रहती है। इसका हमें डेटा नॉर्मली हमें बजट से, बजट डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं उन सब से मिल जाता है, या फिर जो भी एनुअल स्टेटमेंट्स हमारे बनते हैं पब्लिक सेक्टर के उन सब से हम इस डेटा को कैप्चर कर लेते हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेट की बात है तो प्राइवेट कॉर्पोरेट में हमारे पास MCA डेटाबेस है। MCA का मतलब है हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट में मैंने बताया था कि जितनी भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या एक्ट्स हैं उनके अंडर में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, चूँकि ये टर्शरी सेक्टर है तो सर्विसेज जितनी भी तरह की प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें रजिस्टर्ड है तो उनको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस के इसको कवर करते हैं। अब बात आती है अनइनकॉर्पोरेट की। ये तो जितना था हमारा सब डॉक्यूमेंटेड डेटा था, तो इसको तो हम लोग ऑलमोस्ट सब कवर कर लेते हैं। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर ऐसा है जिसको कि हमें कवर करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है या फिर सोचना पड़ता है। तो ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैथोलॉजी है इसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें जो भी बेस ईयर फिक्स होता है उसमें हम इसके सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके बेसिस पे इसका एक बार हम लोग बेस ईयर का GVA कैलकुलेट करके उसके बाद उसमें सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए किसी न किसी इंडिकेटर के बेस पे उसको मूव ऑन करते हैं। हर सेक्टर के लिए उसमें अलग अलग इंडिकेटर्स या जो है हर अलग अलग सर्वे के रिजल्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं।
प्रेजेंटली हमारा जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 चल रहा है। तो बेस ईयर 2011-12 के लिए हमारे पास अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के लिए जो हम सर्वेज यूज कर रहे हैं वो एंटरप्राइज सर्वे है हमारा, नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू ये ऑर्गेनाइज हुआ है। 67th राउंड ये 10-11 में हुआ था। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन सबको इसमें कवर किया गया। सभी एक्टिविटीज़ को उसी के रिजल्ट्स जिस सेक्टर से रिलेटेड है उसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हमारा एनएसएस का नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू जो कंडक्ट हुआ था 68 राउंड, वो 11-12 में कंडक्ट हुआ था। उन दोनों सर्वेज के रिजल्ट्स को इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पब्लिक पार्ट पे आते हैं। पब्लिक पार्ट में मैंने आप लोग को बता दी, ओवरऑल टर्शरी सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं इसमें। पब्लिक पार्ट में हमारे 3 पार्ट्स थे। पहला था हमारा जनरल गवर्नमेंट। तो जनरल गवर्नमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, पहले इसमें एक ये बता देते हैं, जनरल गवर्नमेंट है प्लस हमारा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है और प्लस नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर में हमारे ये मेजरली 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें जनरल गवर्नमेंट का हम कैसे एस्टिमेशन लेते हैं? इसमें हमारे पास जो भी डिपार्टमेंट के बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मिल जाता है और उसमें हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स को अगर ऐड कर दें, जो कि हमारी एक सीएफसी होती है, तो उसको हम प्लस करने के बाद इसमें से उस डिपार्टमेंट का जनरल गवर्नमेंट के थ्रू कितना वैल्यू एडिशन कैप्चर हुआ, ये इसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में हम क्या क्या कवर करते हैं? सैलरीज एंड वेजेस उस डिपार्टमेंट की, प्लस जितने भी उसने पेंशन्स दिए हैं या फिर अदर टाइप के बेनिफिट्स दिए हैं जो कि अपने वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराता है। इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक आप लोग के लिए थोड़ा सा हो सकता है, जो नए लोग हैं उनको ये अलग लग रहा हो। तो इसमें हम ये इस तरह से मान के चलेंगे कि जो भी हम डिपार्टमेंट में भी, अगर जैसे हम सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट में भी हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग टेबल, चेयर, पेन, कंप्यूटर, किसी भी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी हम जिस चीज़ को, सर्विस को अपने प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग इसमें डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसका मूल्यह्रास होगा ही होगा। तो अगर वो मूल्यह्रास को ही हम इसमें जब कैप्चर कर लेते हैं तो वो हमारा जो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमको पे किया एज ए सैलरी, प्लस उसमें जो उसका डेप्रिसिएशन हुआ गवर्नमेंट का, क्योंकि वो आपके एसेट्स नहीं है, गवर्नमेंट का डेप्रिसिएशन होगा, तो उन सबके जो नेट हमारे पास आया तो वही हमारा वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन उस डिपार्टमेंट का इसमें माना जाता है। अब बात आती है पब्लिक सेक्टर के ही। ये तो हमारा जनरल गवर्नमेंट हो गया था। फिर हमारे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस एंड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हमारे पास, हमें पता ही है, जो भी पब्लिक के हमारे पास एंटरप्राइजेस है या कोई भी है, उनका एक वेल प्लान्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो उन सबके हमें इसमें एनुअल अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये सब हमें मिल जाते हैं। उन्हीं के थ्रू इसको हम कैप्चर करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जैसे डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है तो उसमें इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं होगा, तो इस तरह से हम इसको इसमें कैप्चर कर रहे हैं। और प्लस इसमें भी हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स जो हम होगा उसको इसमें ऐड करके हम उस डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज का जो भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया उसको हम यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या है इसमें ये लेते हैं। इसमें देखिए पूरा दे रखा है, जितनी हमारी पे ऑफ ऑफिसर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है, वेजेस है, अलाउंसेस है, इसमें अदर देन ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें आपका है, उसको हम कवर करेंगे। बेनिफिट्स इन काइंड्स में कॉस्ट ऑफ लिवरीज, यूनिफॉर्म्स, कॉस्ट ऑफ राशन मनी, ये सब इसमें कवर कर रहे हैं। सोशल बेनिफिट्स इन काइंड्स में मेडिकल रिएम्बर्समेंट या कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, इस तरह की चीज़ें कवर हो रही हैं। अदर बेनिफिट्स इन कैश में ओवर टाइम अलाउंसेस, एलटीसी, एचआरएस, इन सब से हम टर्म से हम लोग सभी लोग हैबिचुअल हैं, तो इन सबको हम इसमें कवर करते हैं। पेंशन पेमेंट्स, इन सबको इसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं वो सब इसमें कवर होंगे। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड,
डिटेल्स में भी इसको भी इसमें कवर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये हमें जो डिपार्टमेंटल या नॉन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमें जो मिल जाते हैं उनसे हम केवल इतना ही लेते हैं कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम यहाँ पे इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं। ये ओवरऑल पब्लिक सेक्टर का कैलकुलेट होके हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हमारा स्टैटिस्टिकल विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मॉस्पी, उसके थ्रू हमें ये कैलकुलेट होके मिल जाता है, उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इंडिविजुअली एंटिटी वाइज इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो ये हमारे ऊपर था पब्लिक सेक्टर। अब आते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट का। प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हम सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंडर में जो भी हमारे सर्विसेज या एंटरप्राइजेस किसी तरह के रजिस्टर्ड हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं बाउंड हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हम लोग अपने एनुअल अकाउंट्स हम लोग भी अपने बनाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह का। इसी तरह से जो हमारे एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी एक बाइंडिंग है कि आप लोग अपने जो है बैलेंस शीट से एनुअल अकाउंट्स को मेंटेन करें। तो जो उनकी अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में उनके लिए एक कंडीशन है कि उनको अपने अकाउंट्स वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। तो इसी तरह से हमें वहाँ पे एनुअली उनके जो भी एनुअल अकाउंट्स हैं वहाँ से हम इसको कैप्चर कर लेते हैं और उन्हीं के बेसिस पे जो भी वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट्स अपने प्रोवाइड कराए हैं उसके बेसिस पे हम इसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको वहाँ से कैलकुलेट करके और प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के बेसिस पे उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी का कितना हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया हम उसमें ले लेते हैं। तो ये अभी तक हमारा सारा एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर था। अब इसके बाद आती है हमारी बारी अनऑर्गेनाइज की या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की, जो कि हमारा कहीं प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड पार्ट नहीं है। तो उसको हम कैसे कैप्चर करते हैं? हमारे जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी यूज है और टर्शरी सेक्टर में तो ज़्यादा यूज है। तो इसमें इसको कैप्चर करने में थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर जो है थोड़ा सा कहना चाहिए रिसोर्सेज के कारण हम इसको एनुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते। कैलकुलेट तो करते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये सर्वे बेस मोस्टली रहता है बेस ईयर में। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा अभी 11-12 का बेस ईयर चल रहा है, जीडीपी का ग्रॉस इकोनॉमी का हमारा जो है, जो हम जिस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेस ईयर 11-12 है। तो उसी में बेस ईयर के टाइम पर जो हमारे सर्वे हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेशन के लिए कवर किए थे, वो ही इन सर्वे के बेसिस पे हम इनके रिजल्ट्स को ले रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ पर एम्प्लॉय कितना रहा अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए, क्योंकि उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एक ये एस्टिमेशन है, उसके बेसिस पे हम ये निकाल लेते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर होटल की है तो होटल में, अगर रियल एस्टेट की है तो रियल एस्टेट में, अगर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो उसमें कि उसका कितना जो है पर वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू एडिशन पर एम्प्लॉय कितना रहा। उसके बाद उसमें ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कितने उसमें इन्वॉल्व थे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो उसी के बेसिस पे हमने इसके बेस ईयर के एस्टिमेशंस को कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए कोई ना कोई हम उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएट इंडिकेटर यूज करके उसको हम आगे मूव ऑन करते हैं। जिस सेक्टर का होगा उसके अकॉर्डिंग उसका एप्रोप्रिएट इंडिकेटर लेंगे और जिस सेक्टर का होगा उसी सेक्टर के अकॉर्डिंग उस इंडस्ट्री का पर इफेक्टिव एम्प्लॉई हम लेंगे जीवीए पर वर्कर, और साथ में ही नंबर ऑफ वर्कर्स भी उसी इंडस्ट्री के या उसी सेक्टर के हम लोग लेंगे। जैसा ये समझ में आ रहा है, देखने से आप लोग को भी लग रहा होगा कि 10-11 और 11-12 हम लोग का बहुत पुराने सर्वेज हो गए हैं। तो प्रेजेंटली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सर्वेज को रेगुलर कर रही है। अभी हमारा जो है आसूस सर्वे चल रहा है जिसमें कि एंटरप्राइज सर्वे है। अब ये नॉर्मली मतलब नॉर्मल सर्वे की तरह से या रेगुलर सर्वे, एनुअल सर्वे की तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो है पर वर्कर, इफेक्टिव वर्कर का भी हम लोग सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करा रही है। तो नियर फ्यूचर में इसको जल्दी ही हम लोग अपडेट करने की पोजीशन में रहेंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। अब आज के सेशन पे मैं आती हूँ। आज मेरा टॉपिक है ट्रेड, रिपेयर एंड होटल एंड रेस्टोरेंट।
तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि हमारे इसमें देखा जाए तो ट्रेड भी है, रिपेयर भी है, होटल एंड रेस्टोरेंट भी है। इसको हम मेजरली इसके दो सेगमेंट कर सकते हैं, ट्रेड, रिपेयर एंड होटल एंड रेस्टोरेंट। लेकिन अभी पहले इसका पूरे इकॉनमी में ओवरव्यू हम देख लें। पहले तो अगर इसकी एक्टिविटीज़ देखें तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी रिटेल और होलसेल ट्रेड की जितनी भी एक्टिविटीज़, गुड्स एंड कमोडिटीज़ की जितनी भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको इसमें हम कवर करते हैं। रिपेयर में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स, पर्सनल्स या हाउस होल्ड की रिपेयरिंग, हम सब लोग उससे वाकिफ़ हैं तो उनको हम इसमें कवर करते हैं। और साथ में हम होटल एंड रेस्टोरेंट, ये भी इससे भी कोई ऐसा नहीं होगा जो इस एक्टिविटी को नहीं जानता होगा, तो उसको भी इसमें हम कवर कर रहे हैं। पूरे यूपी के जीएसवी में अगर हम देखें तो हमारा इस पूरा सेक्टर का ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट का 1.2 का शेयर हमारा रहता है पूरी जीएडीपी में। और इस पूरे मेजर सेक्टर में भी अगर होटल एंड रेस्टोरेंट का देखें तो हमारा केवल 8.4 का शेयर है। ट्रेड और रिपेयर 91.6 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये एक मेजर हमारा इसमें पार्ट है जो कि ट्रेड एंड रिपेयर इसका मतलब डोमिनेटिंग इसका सेक्टर है। तो ये जैसे अगर इसमें देखें, हम दो सेक्टर्स में मैंने बोला था कि ट्रेड एंड रिपेयर और होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये हम देख ही रहे हैं कि ट्रेड हमारा इसमें जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है, 91.6 का कंट्रीब्यूशन इसमें हमारा है। होटल में 8.4 का कंट्रीब्यूशन है। इसमें भी हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट हैं दोनों में। अगर हम ट्रेड में देखें तो हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का 0.74 ही कंट्रीब्यूशन है और प्राइवेट कॉर्पोरेशन हमारा 12% के नियर अबाउट हमारा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड हमारा इसमें काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से होटल एंड रेस्टोरेंट में देखें तो उसमें भी पब्लिक कॉर्पोरेशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अभी हमारा जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। प्रेजेंट मतलब प्रैक्टिकली भी खैर यही फील किया गया है। प्राइवेट कॉर्पोरेशन हमारा इसमें फिर भी ठीक ठाक रोल प्ले कर रहा है, 44% क्या रहना चाहिए कि हमारा इसमें है। और अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 55% इसका मेजर रोल इसमें प्ले कर रहा है। और ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो से मैच भी करता है लगभग। तो पहले इसके दो सेगमेंट्स में से हम ट्रेड एंड रिपेयर को देख लेते हैं। जैसा कि इसमें हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर हमारा इसमें 0.74 का ही है। पब्लिक सेक्टर में हमने देखा था कि इसमें हमारा जनरल गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, केवल इसमें डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हमारे सेंट्रल के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे एनडीज, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज या एनडीज बोलें तो वो भी हमारी स्टेट की भी हो सकती हैं और सेंट्रल एनडीज भी हो सकती हैं। तो जो हमारी डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं इनका हमने जो भी अगर हमारी स्टेट की हैं तब तो हमारी एज पर लोकेशन हमको पूरा होलसेल हमको उसका डॉक्यूमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल की है तो उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे या लोकेशन के बेसिस पे हमको एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाता है। इसी तरह से जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं तो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस में सब स्टेट के अगर हैं तो वो आप लोग के थ्रू हम उनको उनके एनुअल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट्स के थ्रू हम उसको कैप्चर करते हैं। आप लोगों से एनुअली उसको लेने की पूरी हम कोशिश करते हैं। जितना भी लेटेस्ट अवेलेबल हो उसको उसमें अपडेट किया जाता है। और सेंट्रल एनडीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैलकुलेट करती है अपने बेसिस पर। उसकी अप्रोच ये है कि हमारा जो उसका सेंट्रल एनडी जो है वो हमारी या तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके हमें इसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिल जाता है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज को हम लोग पहले डिस्कस ही कर चुके हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वो सब चीज़ें आ जाती हैं। जब हमें स्टेट का है तो उसमें हमें कोई एलोकेशन की जरूरत नहीं है, जितना भी आया हमें सब मिल गया। लेकिन अगर सेंट्रल एनडी है हमारी तो सेंट्रल एनडी का हमें कैसे मिलता है, उसके भी दो पार्ट वो कर देते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्योंकि वो एम्प्लॉयज को है तो वो जिस स्टेट में जितने एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल एनडी के उसके बेसिस पे उसको एलोकेट हो जाता है। इसी तरह से अगर ओएस है तो ओएस में जो भी उसके वैल्यू एसेट्स हैं
उनके जिस स्टेट में जितने वैल्यू एसेट्स हैं सेंट्रल एनडी के, उनके बेसिस पे वो हमें एलोकेट होके मिल जाता है। ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आप एनडीज को समझ सकें कि क्या है। जैसे हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी सेंट्रल एनडी है, और यूपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन ये हमारी स्टेट एनडी। ये पब्लिक सेक्टर की बात थी। अब प्राइवेट कॉर्पोरेट की बात करें तो प्राइवेट कॉर्पोरेट हमारा ट्रेड में 12% के करीब है। 12% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको कैप्चर हम जो करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के डेटाबेस के थ्रू हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। इसमें स्टेट वाइज अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है। ये नेशनल लेवल पे वहाँ पर, चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जैसे पता चल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटाबेस है। हम लोग को पास इसमें अभी स्टेट वाइज डेटाबेस अवेलेबल अभी नहीं है। इसके लिए भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये स्टेट वाइज डेटा मिले। नेशनल लेवल पे कैलकुलेट करके इसका जीवीए, इसको भी एलोकेट किया जाता है। तो ट्रेड एंड रिपेयर के लिए क्या मेथोलॉजी यूज हो रही है, उन्होंने ट्रेड एंड रिपेयर से रिलेटेड जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं या जो कंपनीज हैं उसमें रजिस्टर्ड है, उसका उन्होंने नेशनल लेवल पे जीवीए कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो मैंने बताया था कि अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट के लिए हमने 2 सर्वेस किए थे, जिसमें कि हमारा एनएसएस का 67 राउंड एंटरप्राइज सर्वे और 11-12 का एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। उनके बेसिस पे जो भी हमारा जीवीए एस्टिमेशन आया अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट का, उस बेस ईयर के जो हमारा नेशनल लेवल पे जीवीए कैलकुलेट हुआ था एमसीए का, उसी को उन्होंने स्टेट वाइज अनइनकॉर्पोरेटेड का जो हमारा जीवीए आया उसके बेसिस पे उसको एलोकेट कर दिया। और फिर ये तो बेस ईयर की बात हो गई। फिर फर्दर कैसे इसको किया, तो फर्दर इसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम लोग यहाँ पर अपना सेल टैक्स इंडेक्स के थ्रू इसको मूव करते हैं। नेचुरल सी बात है, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी है तो सेल्स से ही रिलेटेड सब इसमें यूज होगा। तो सेल टैक्स इंडिकेटर्स ले रहे थे। अभी खैर जब हमारा ये बेस ईयर चेंज हुआ था तब सेल टैक्स हमारा अवेलेबल रहता था, लेकिन आज की डेट में सेल टैक्स इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अब जीएसटी इम्प्लीमेंटेड है, जीएसटी को भी कोशिश की जा रही है। नेशनल लेवल पे तो जीएसटी को यूज किया जा रहा है, अभी स्टेट लेवल पे इसको यूज करने के लिए थोड़ा कवायद चल रही है कि कैसे इसको यूज किया जाए। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज पार्ट था जिसमें कि हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशंस और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हमने लिए थे। उसके बाद हम आते हैं अनऑर्गेनाइज पार्ट या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट, जो कि हमारा प्रॉपर्ली इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता है। इसमें ये हमारा ट्रेड एंड रिपेयर में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ये 82.721% के नियर अबाउट है इसमें हमारा। इसको हम लोग बेस ईयर के सर्वे के थ्रू ही कैप्चर कर रहे हैं। ये काफ़ी ह्यूज पार्ट है, इसको एवरी ईयर सर्वे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए बेस ईयर सर्वे को हम आगे किसी न किसी इंडिकेटर से मूव कर रहे हैं। तो हमारे इसमें जो फिलहाल हम प्रेजेंट सीरीज में अपने जो सर्वे कर रहे हैं वो ये एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज सर्वे, जो कि हमारे 11-12 और 10-11 के हमने किए थे, कंडक्ट किए थे, उन्हीं के बेसिस पे इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने ऊपर बताया था कि पर इफेक्टिव लेबर पर इफेक्टिव वर्कर हमारा जीवी हमने लिया एंटरप्राइज सर्वे से, और फिर उस इंडस्ट्री में हमारे ट्रेड में कितने हमारे उस एम्प्लॉयज़ लगे हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पर्टिकुलर ईयर में, सर्वे से जो कैलकुलेशन आया उसके बेस पे हमने इसको बेस ईयर के लिए उसका अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट का जीवीए कैलकुलेट कर लिया। अब इस सेक्टर के दूसरे सेगमेंट की बात आती है जिसमें होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट के भी हमारा पब्लिक कॉर्पोरेट, फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट और फिर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट है। पब्लिक सेक्टर में हमारा इसमें जनरल गवर्नमेंट एप्लीकेबल नहीं है, और पब्लिक कॉर्पोरेट्स में जो रेस्ट 2 पार्ट उसके बचे हैं, एक डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज और दूसरा नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो डिपार्टमेंटल अगर एंटरप्राइजेस हैं तो फिर वो हमारे सब डॉक्यूमेंट से, बजट डॉक्यूमेंट से कवर हो जाएंगे, चाहे फिर वो सेंट्रल के हों चाहे फिर वो स्टेट के हों। और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज के लिए भी इसमें यही कंडीशन है, अगर स्टेट के हैं तो हम लोग आपसे उनके एनुअल स्टेटमेंट्स लेंगे, उनके थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल के अगर नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं तो उसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं, वो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टैटिस्टिकल विंग का नेशनल अकाउंट्स डिवीजन विंग है उसके थ्रू उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसा यहाँ पे डीईएस है,
वहाँ पर नेशनल लेवल पर नेशनल अकाउंट डिवीजन है, उसके थ्रू इसकी इकोनॉमी को कैलकुलेट किया जाता है। तो उन्हीं के थ्रू सेंट्रल एनडीज को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका एलोकेशन हम लोग को स्टेट वाइज दे देते हैं। इसमें भी सेम हमारी मेथोलॉजी है कि अगर जैसे सेंट्रल का है तो एक पर्टिकुलर एंटिटी का उन्होंने पूरे का कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें देख लिया कि स्टेट वाइज पर्टिकुलर एंटिटी के कितने जो है स्टेट वाइज एम्प्लॉइज कहाँ एम्प्लॉयड है, उसके बेसिस पे उसका एलोकेशन कर दिया। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस का उन्होंने जो भी उसके एनडी के स्टेट सेंट्रल एनडी के जो भी वहाँ पे वैल्यू एसेट्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बेस पे उसको एलोकेशन या एप्रोप्रिएशन उसका कर दिया, अपोर्शनिंग कर दी। तो होटल एंड रेस्टोरेंट में अगर हम एनडी देखें तो अगर हम स्टेट की एनडी देखेंगे तो यूपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इससे आप सब लोग जानते ही होंगे, ये हमारी स्टेट की एनडी हो गई। और अगर सेंट्रल एनडी देखें तो ये केवल जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया है, IRCTC को सब लोग जानते हैं, ये इसमें हम लोग इसको कवर करते हैं। ये हमारा पब्लिक सेगमेंट था होटल एंड रेस्टोरेंट का। अब हम आते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट पे। प्राइवेट कॉर्पोरेट में हम लोग ये हमारा इसका कंट्रीब्यूशन 44.6% के करीब नियर बाय है हमारा इसमें जैसा कि बताया कि ये MCA डेटाबेस पर हम लोग कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस यूज कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस हम लोग के पास कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही अवेलेबल के पास ही अवेलेबल है। उनके पास उनके एनुअल अकाउंट्स एवरी ईयर अवेलेबल रहते हैं, उसी के बेस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर हमको उसको एलोकेट करते हैं। चूँकि ये होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो इसमें एक हमारा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक अच्छा रोल प्ले होता है, जो इसमें मैंने बोला कि अपोर्शनिंग करते हैं। तो इसमें हमारे को जो स्टेट को इसमें MCA डेटाबेस में जो एलोकेशन मिलता है वो हमारा यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल की एलोकेशन पर के बेसिस पे हमें इसको एलोकेशन होता है। जिस स्टेट के जितने टूरिस्ट फुटफॉल होगा उसके बेस पे जो नेशनल का GV कैलकुलेट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, उसको उतना ही पोर्शन इसमें मिल जाएगा। अब बात आती है प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेट की। ये सब हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट के ऑर्गेनाइज सेक्टर का पूरा था सेगमेंट। अब हमारा अनऑर्गेनाइज या अनइनकॉर्पोरेटेड या फिर अनडॉक्यूमेंटेड पार्ट का ये जो हम इसको ले रहे हैं, ये भी हमारा काफ़ी इसमें मेजर पार्ट है, 54% है। इसको हम लोग सर्वे बेस्ड ही रिजल्ट्स पर यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद इसमें कोई हमें प्रॉपर्ली दूसरी जगह इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ है उसी को हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वो हमारे अनकॉर्पोरेट सेक्टर में भी उसी तरह से हमारा ग्रो कर रहा होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको फील देने के लिए कि किस तरह की सेंट्रल एनडीज हैं और स्टेट एनडीज हैं, एक ये टेबल दिखाई है। जैसे कि अगर हम होटल इंडस्ट्री में देखें तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, फिर ये IRCTC है हमारा, फिर ये सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री है, ये हमारी सारी सेंट्रल की एनडीज हैं। और स्टेट की अगर हम देखें तो यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी स्टेट एग्रो, यूपी हैंडीक्राफ्ट, यूपी स्टेट हैंडलूम, भूमि सुधार निगम, ये सब हमारी स्टेट की एनडीज हैं। तो जो स्टेट की एनडीज हैं तो वो तो हमको आप लोग के थ्रू मिल ही जाती हैं। अब इसी में एक ये बात आती है कि ठीक है सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो तो सेंट्रल कवर करेगा ही, यहीं पे एक हमारा रोल बनता है कि जो भी हमारी स्टेट की एनडीज हैं उनको हम प्रॉपर्ली कैप्चर करें और अपडेटेड कैप्चर करें। तो इसीलिए आपसे एवरी ईयर हम लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो इसमें मेरी आप लोगों से सबसे मतलब एक अवेयरनेस के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके यहाँ इससे रिलेटेड हमारी टूरिज्म या ट्रेड एंड होटल से रिलेटेड कोई भी अगर एनडी हमारी है तो वो यहाँ पे कोई भी कैप्चर होने से न छूटे, ये आपकी और हमारी दोनों की ड्यूटी बनती है। साथ में ही अगर कोई किसी का हम आपसे एनुअल अकाउंट की डिमांड कर रहे हैं तो वो विद इन अ टाइम हमको मिल जाए जब हमारी ड्यू डेट है। तो ये अभी इसमें जो है रिसेंटली जैसे मैंने बोला कि 1-1.5 साल से काफ़ी एफर्ट्स हम लोग के लग रहे हैं, आप लोग के भी और हम लोग के भी। तो इसमें रिसेंटली अभी
चीफ सेक्रेटरी लेवल से, हमारे चीफ सेक्रेटरी लेवल से एक GOB जारी हुआ था जिसमें कि डेटा अवेलेबिलिटी के लिए कहा गया था। तो स्टेट एनडीज के लिए जो भी एनुअल अकाउंट्स हैं, चूँकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी डेट नॉर्मली 30 सितंबर हमारी रहती है अकाउंट्स को फाइनल करने के लिए, तो हम चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है तो हम मान के चलते हैं कि विद इन टाइम हमारा सब काम हो रहा होगा। तो 15 अक्टूबर तक हम लोग आपसे मतलब उस जियो के थ्रू एक्सपेक्टेशन की गई है कि 15 अक्टूबर तक हमको सभी आपसे रिलेटेड जितनी भी स्टेट एनडीज हैं उन सबके एनुअल अकाउंट्स हमको अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए रेगुलर हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप लोगों से करते रहते हैं। ये थोड़ा सा मैं पूरे सेक्टर का व्यू दे रही हूँ। मैंने 2 साल का इसमें आपको ये जस्ट एक केवल शो करने की कोशिश की है। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं 20-21 हमारा कोविड पीरियड था, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव गई है, लेकिन 21-22 हमारा थोड़ा सा बेटर पीरियड था, तो इसमें हमारी ग्रोथ ठीक ठाक थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें होटल एंड रेस्टोरेंट में हम लोग बेनिफिटेड हैं, या फिर हम लोग के थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हमारा टूरिस्ट फुटफॉल के बेसिस पे हमको इसका एलोकेशन मिलता है। तो जस्ट एक व्यू में इसमें दे रही हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये टूरिस्ट फुटफॉल का भी एलोकेशन कैसा होता है, तो उसमें उन्होंने ये मेथड करे। तो आंध्रा हमारा इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर ग्रोथ वाइज पैटर्न देखें तो आंध्रा की बेस्ट ग्रोथ अभी तक निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश ने 19-20 में किया था थोड़ा जंप, शायद उस टाइम कुंभ का पीरियड था, लेकिन उसके बाद 20-21 तो खैर कोविड पीरियड ही था। 21-22 में भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हमारी कम है और आंध्रा की हमारी ज़्यादा है। नंबर्स में हम लोग ठीक है चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप सेकंड ग्राफ देखेंगे तो नंबर्स में हमारा चल रहा है, लेकिन अगर हम ग्रोथ पे कंपेयर करें तो उतनी ग्रोथ हमारी नहीं आ रही। तो ये भी एक हम इसको भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि हमारा टूरिज्म नेचुरली होगा ही होगा। आप तो काफ़ी इस पर फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम लोग लैक कर रहे हैं जिसको कि इसमें हमारा पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से विदिन अगर हम स्टेट देखें तो इसमें सबसे पहली बात तो टूरिस्ट फुटफॉल हमारा डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों के ही हम इसमें कवर कर रहे हैं। टोटल टूरिस्ट फुटफॉल है, तो अगर हम देखें कि टॉप और बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स हम अगर हम देखें इसमें तो हमारा मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, ये हमारे 21-22 के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के। और अगर हम बॉटम में देखें तो मैनपुरी, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, हरदोई, इसमें हमारे कम टूरिस्ट फुटफॉल रहे हैं। ठीक है, टूरिस्ट फुटफॉल कोई ऐसा नहीं। हाँ। ये जो है आप लोग की वेबसाइट से लिया गया है डेटा, जो आप लोग के उस पर रहता है, तो उसी से एनालिसिस करके इसको बनाया। अगर फिर भी कोई डेटा हमको मिला है उसी के बेस पे कैलकुलेटेड है। हाँ, और वैसे भी ये 21-22 का है, अभी 22-23 का डेटा हम लोगों ने नहीं लिया है इसमें। 22-23 का अपडेटेड अभी नहीं किया है। तो चलिए, अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने इंटरेक्शन हो रहा है। लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ तो सब लोग सुन रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल में देखें अगर नहीं, ये 21-22 की पोजीशन है। 22-23 में मेरे को लगता है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि बनारस ऊपर होना चाहिए, तो जरूर रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें डेटा सोर्स ऑलरेडी डिफाइंड है। हाँ, देखिए, अगर आप बनारस की बात करें तो वो शायद इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसीलिए जो है वो उसमें दिख रहा है। सेकंड इधर राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो उसमें वो दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल लेवल पे टूरिस्ट फुटफॉल में, उतना ज़्यादा हमको एलोकेशन मिलेगा। चलिए।
तो ये मैं जस्ट एक दिखाने की कोशिश की है कि हमारे जो है डोमेस्टिक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स टॉप मोस्ट हैं और बॉटम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मिले जिसको हम सेंसिटाइज करके मोटिवेट करके वहाँ पर भी जहाँ जीरो एटलीस्ट दिख रहा है तो उसमें कुछ नंबर्स हम इंक्लूड कर सकें। इसी तरह से फॉरेन टूरिस्ट फुटफॉल में भी, फॉरेन टूरिस्ट फुटफॉल तो थोड़ा मतलब नेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर है, तो उसमें भी हमको अपने और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर करने की जरूरत है। तो ये मेरा एक सेशन का एक सेगमेंट अभी खत्म हुआ है। दूसरा सेगमेंट पे मैं अब आती हूँ जिसमें है ट्रांसपोर्ट बाय मीन्स अदर देन रेलवेज। तो ट्रांसपोर्ट बाय मीन्स एंड अदर देन रेलवेज, जैसे ट्रांसपोर्ट से सब लोग समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हमारी इसमें है। इसका पूरा इकोनॉमी में हमारा यूपी की जीएसडीपी में 4.4% का कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमारी पैसेंजर फ्रेट गुड्स या फिर जो पैसेंजर से रिलेटेड कोई भी जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है उसको हम इसमें कैप्चर कर रहे हैं। साथ में जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको भी हम इसमें कैप्चर करते हैं। ट्रांसपोर्ट के हमारे 4 सेगमेंट हैं जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सर्विस इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हमारा इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये हमारा लगभग 99% या 98.78% है। वाटर ट्रांसपोर्ट, ये भी हम लोग इसको जान रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ यूपी में ज़्यादा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन भी है, 0.04% है। एयर ट्रांसपोर्ट ये 0.54% है। जैसा कि अब ज़्यादातर एयरपोर्ट्स यहाँ पे आ गए हैं तो ये भी थोड़ा बढ़ रहा है। और सर्विस इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट ये 0.6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और अनइनकॉर्पोरेटेड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट। ट्रांसपोर्ट में हमारा पब्लिक कॉर्पोरेट का 3.3% का कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन में 1.45% का कंट्रीब्यूशन है और अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है, 95.23% का इसमें कंट्रीब्यूशन है। अब रोड ट्रांसपोर्ट को हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसी का है। तो इसके भी 3 सेगमेंट्स, पहले तो कवरेज की बात कर लें। तो कवरेज में रोड ट्रांसपोर्ट है तो मैकेनिज्ड और नॉन मैकेनिज्ड जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसमें पैसेंजर्स हैं या फ्रेट है, इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ को हम इसमें कवर कर रहे हैं, या फिर हमारे जो हाईवे ब्रिजेस हैं, टोल्स रोड्स हैं, व्हीकल टनल्स हैं या पार्किंग लॉट्स हैं, सबको इसमें कवर किया जाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट के भी हमारे जो है इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और अनइनकॉर्पोरेटेड। पब्लिक हमारा इसमें 4.7% का रोल प्ले करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसका हम लोग जो भी पब्लिक पार्ट है इसमें हमें मालूम है कि जनरल गवर्नमेंट हमारी इसमें नहीं है सेक्टर में, तो इसमें स्टेट या तो डीज होंगी या एनडीज होंगी, तो उनके सबके हम एनुअल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उनके बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर स्टेट की एनडी है तो स्टेट से हम इसको कवर करते हैं, और अगर सेंट्रल की एनडी है तो इसमें हम सेंट्रल के थ्रू वो लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर किसी न किसी बेसिस पे हमको वो एलोकेट होके मिलता है। प्राइवेट कॉर्पोरेशन की जैसे बात है तो ये बात थी कि हम ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो इनका भी डेटाबेस हमको नेशनल लेवल पर अवेलेबल रहता है। एनुअली इनको कैलकुलेट किया जाता है नेशनल लेवल पर और किसी न किसी एप्रोप्रिएट इंडिकेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितना भी हमारे स्टेट में रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके बेसिस पे हमको इसका एलोकेशन मिल जाता है। जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट में हमें टूरिस्ट फुटफॉल के बेसिस पे मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स के बेसिस पे इसका एलोकेशन हमको अवेलेबल हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एलोकेट कर देती है। और नेचुरल सी बात है, रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स हमें यहाँ पे अपने स्टेट डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हम इसको कवर करते हैं, ले लेते हैं। नहीं, प्राइवेट को नहीं लेते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नहीं, प्राइवेट का उसका सेगमेंट अलग आ रहा है। हाँ,
ट्रांसपोर्ट से मतलब आपने सर्विस प्रोवाइड की ना उसमें, जो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं आपने उसमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की। हाँ क्या चीज? नहीं तो वो वन टाइम आपका होगा ना रोड टैक्स, तो वो तो आपका सेल्स में चले। तो टोल टैक्स आपका कवर हो रहा है इसमें, टोल टैक्स आपका इसमें कवर हो रहा है। टोल टैक्स इसमें आपका जो आप टोल पे कर रहे हैं वो उसके लिए कोई ना कोई कॉर्पोरेशन लगा होगा, तो उसकी जो हम बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका हम एनालिसिस करेंगे तो उसके थ्रू वो कैप्चर हो रहा है। नहीं क्या आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? नहीं उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि हम लोग कैसे इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि आप लोग भी उसको समझ सकें। जैसा ये रहता है कि एक्टिविटीज तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काफी हो रही हैं, लेकिन मेजर किनके थ्रू किया जा रहा है? खैर सभी एक्टिविटीज को मेजर किया जा रहा है, लेकिन उसमें की रोल किन इंडिकेटर्स का है या किन पैरामीटर्स को हम लोग उसके थ्रू हमें मिल रहा है उससे सेंसिटाइज कराना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल डेटा का वो बता रहे हैं। मेथोडोलॉजी है वो इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है, जैसा कल भी बताया गया था, और उस इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी में हमारा रोल जो है वो डेटा कैप्चर करने का है। तो आज जो बताया जा रहा है डेटा हम क्या यूज करते हैं, आज के लिए सेंसिटाइजेशन ये है कि आप उसको और कैसे टाइमली और प्रॉपर डेटा, एक्यूरेट डेटा कैसे आप रखते हैं, ये आपके हेलो। एक मेजर इशू जो इसमें है ये बेसिक पर्पज इस पूरे एक्सरसाइज का ये है कि हम लोग समझे कि किस इंडिकेटर के बेसिस पे हमें एलोकेशन मिल रहा है सेंटर से। तो अगर वो इंडिकेटर हम ठीक से मेजर कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी नंबर क्या है और वो ठीक नंबर आ रहा है। तो इसमें मैंने देखा था ये जो खासतौर से कमर्शियल व्हीकल्स का मसला है, यूपी में आउट ऑफ द टोटल प्रोपोर्शंस अगर हम देखें कमर्शियल व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है कंपेयर टू आंध्र प्रदेश और उसी स्टेट तमिलनाडु में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियां कम चल रही हैं, हो ये रहा है कि वो बहुत सारी गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियां हैं वो कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज हो रही है। तो क्या हो रहा है कि आप एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कमर्शियल व्हीकल में कन्वर्ट करें। तो उससे दो नुकसान है, एक तो आपको कमर्शियल टैक्स नहीं मिल रहा है और दूसरी बात यह है कि हमें एलोकेशन नहीं मिल पा रहा ऊपर से। तो इसलिए ये जरूरी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट इस बात पर जागृत हो जाए और ये कोशिश करें कि एक तो उनको कमर्शियल जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी में है तो कमर्शियल व्हीकल होनी चाहिए। उसका भी तरीका है, वो भी शायद आपके डिपार्टमेंट से डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से इसको कैप्चर करना है। मान लीजिए कोई व्हीकल बार बार स्टेशन पे आती है, अगर वो आप कैप्चर कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज हो रही है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच। इसी तरीके से बार बार एयरपोर्ट जाती है तो नेचुरली आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कमर्शियल व्हीकल है। इस किस्म के कुछ टेस्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करना चाहिए। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके दो फायदे, आप तो अपना रेवेन्यू बढ़ा ही रहे हैं और हमें भी यहाँ पे एलोकेशन मिल रहा है। ये लागू होता है इसमें भी। और वो जो पहले हम लोग जो होटल वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, वो जो टूरिस्ट का नंबर है वो होटल के बेसिस पे है। तो वो या रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो रही है या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि वाराणसी तो कम नहीं हो सकता। आई फुली एग्री। तो इसलिए इसको हाँ परसेंटेज वाइज आपको कंपेरेबल स्टेटमेंट अगर दिखा दें तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शंस उनका नंबर कहीं ज्यादा है। थैंक यू सर। इंडिया की रैंकिंग में यदि हम यूपी देखें तो काफी बॉटम पे है। अभी रिसेंटली यूपी अब एफर्ट्स कर रहा है। जैसे जैसे कोई भी स्टेट ऊपर बढ़ता है तो कमर्शियल जो सबसिस्टेंस लेवल है वो कम होता है और कमर्शियलाइजेशन बढ़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कमर्शियल यूज हो रही हैं लेकिन उसको इवेल्युएट नहीं किया जा रहा। प्रोबब्ली दैट वो जो रीजन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको लाना पड़ेगा अकाउंटिंग में। वो अकाउंटिंग में आ नहीं रहा है, इसलिए भी उसका जो है कम प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है।
जैसे स्टेट आगे बढ़ता है, जैसे ही इसकी रैंकिंग बढ़ेगी तो कमर्शियल एक्टिविटीज भी ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज होता है। थैंक यू सर। तो इसी में मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। हम लोग प्राइवेट कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स के बेसिस पे हमको इसको एलोकेशन मिलता है। और ये डेटा मतलब रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल का हमें अपने स्टेट डिपार्टमेंट से मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। और कैलकुलेशन जो होता है एमसीए डेटाबेस का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको एनुअली किया जाता है। अब बात आती है हमारे अनइनकॉर्पोरेट पार्ट की या अनऑर्गेनाइज पार्ट की। तो इसमें हमारा वही जो सर्वे बेस्ड डेटा है उसी को हम लोग ले रहे हैं, और इसको नेशनल लेवल पर वहाँ पर भी जो एक कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन के डेटा अवेलेबल रहते हैं उसी के बेसिस पे, उसी की ग्रोथ पर इसको मूव किया जाता है, और उसमें स्टेट की जो ग्रोथ रहती है उसके बेस पे ही इसको एलोकेट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको स्टेट एनडीज और सेंट्रल एनडीज का फील देने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटीज़ है, आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट है, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट है। अब तो काफ़ी इसमें हम लोग के यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमको टाइमली अकाउंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है जब वो इनिशिएशन के स्टेज पे रहती है तो इतना प्रॉफिट या उतना उसका वैल्यू एडिशन ना हो, वो नेगेटिव में रहती है, लेकिन स्लोली या सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसका कुछ ना कुछ तो वो वैल्यू एडिशन अपना करेगी। अगर हमारे पास उसके अपडेटेड डेटा नहीं होंगे तो वो हमारा रिपीटिशन रह जाता है, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो उसमें वैल्यू लेनी ही है, तो वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। इसलिए बेटर है कि हमको इसमें अपडेटेड डेटा, कम से कम हम अपने स्टेट को तो कह ही सकते हैं कि हमें अपडेटेड डेटा टाइमली इसका अवेलेबल हो जाए। ये थोड़ा सा कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट इलस्ट्रेशन है, इसकी फिगर्स पे आप लोग मत जाइएगा। मैं केवल एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग एनडीज को कैसे हम इसमें अपना जीबी कैलकुलेट करते हैं। जीबी में जैसे मैंने बोला था कि या तो हम सी प्लस ओएस का पार्ट लेते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन अप्रोच से आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेते हैं। तो आउटपुट में हम क्या क्या ले लेते हैं, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स, टेंडर फी, लीज चार्जेस, या फिर जो भी कोई इसकी अदर इनकम है वो सब ले लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जितना उसने खर्च किया, एक्सपेंसेस तरह से, एक तरह से लीगल चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, या फिर हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इससे रिलेटेड जो भी उसके एक्सपेंसेस रहे उन सबको इसमें कवर करते हैं। तो सपोज अगर हमारी ये कि यूपीएसआरसीटी के हमारी एनडी है, तो इसके लिए हमने इसको देखा कि हमारे पास इस तरह से उसका डेटा अवेलेबल रहता है। हमारे इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये हमारी स्टेट की एनडी है, रोड में हमारी रोड ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी कर रही है तो इसको रोड ट्रांसपोर्ट में ही कवर करेंगे। फिर हमारा इसका आउटपुट अगर हमने कैलकुलेट किया तो इन्हीं जो पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे इसका आउटपुट निकाल लिया, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लिया, और उन्हीं दोनों के डिफरेंसेस से हमारा उस पर्टिकुलर एंटिटी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमको मिल गया। आउटपुट में जैसा मैं बताई चुकी हूँ कि जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं उन सबको हमने ले लिया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने इसमें माइनस कर दिया। ये रजिस्टर्ड व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का थोड़ा सा एक पैटर्न शो करने की कोशिश की है। इसमें हमारे कमर्शियल व्हीकल में बसेस हैं, टैक्सीज हैं, ट्रक्स हैं, अदर व्हीकल्स, इन सबको हम ले रहे हैं इसमें। तो अगर हम पैटर्न देखें तो थोड़ा सा 20-21 में हमारा ये डाउन गया था, तो ये भी एक कोविड पीरियड है इसलिए डाउन दिख रहा है, लेकिन 21-22 में ठीक है इसकी ग्रोथ थोड़ा सा। लेकिन अगर नंबर्स में देखें तो इतना ज़्यादा उसमें जंप नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट सेगमेंट हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 0.04%, लेकिन एक ही सेक्टर है हमारा। इसमें हमारा पब्लिक सेगमेंट कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉर्पोरेट ये नेशनल लेवल पे कैलकुलेट हो जाता है, और उसके बाद हमारा इसमें स्टेट लेवल पर हमको ये एलोकेट होता है। जितनी भी हमारी लेंथ ऑफ नेविगेबल रिवर्स होती है उनके बेसिस पे हमको ये एलोकेट हो जाता है।
अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट हमारा ये भी बेसिक सर्विस के बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है और लेंथ और नेविगेबल रिवर्स के बेसिस पे ये हमको मूव ऑन होके मिल जाता है। इसमें कोई सेंट्रल एनडी हमारे उसमें नहीं है, यूपी में नहीं है, स्टेट एनडी और न सेंट्रल एनडी। नेक्स्ट सेगमेंट है इसका एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हमारा 0.54% का कंट्रीब्यूशन करता है रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इसमें हमारा कवरेज जितना भी एयर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, साथ में जो है इसके जितने भी एयरपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सबको इसमें हम कर रहे हैं कवर कैप्चर। इसमें भी हमारा जनरल गवर्नमेंट नहीं है और पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेट ये हमारा सब इसमें नेशनल लेवल पर ही कवर होता है। ये स्टेट वाइज इसमें हमारा कुछ भी कैलकुलेशन एज सच नहीं है। बस इसमें एक रोल इसमें भी हमारा है, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि टूरिस्ट फुटफॉल थे हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट में। इसमें हमारा जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स में उसमें जो हमारा एयर पैसेंजर्स का जो फुटफॉल है उसके बेसिस पे हम इसको एलोकेट होके हमें मिलता है। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्ट नेचुरल सी बात है इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट सेगमेंट इसका सर्विस इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट्स। तो जितनी भी हम ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज होंगी, जहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे उससे रिलेटेड पार्किंग या दूसरी तरह की सर्विसेज, पैकेजिंग या फिर कार्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्रेट्स के लिए इन सबकी सर्विसेज उससे रिलेटेड रहती है, तो उसको इसमें कैप्चर किया जाता है। इसमें हमारा पब्लिक सेगमेंट अगर स्टेट एनडी है या सेंट्रल एनडी है तो उसके वही अकाउंट्स के बेसिस पे इसको हम लोग कैप्चर करते हैं। अगर स्टेट है तो होलसेल हमको मिल जाएगा और अगर सेंट्रल है तो वो हमारा एम्प्लॉयज के बेसिस पे हमको एलोकेट होके मिलेगा। प्राइवेट कॉर्पोरेट है तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड जो भी इसकी एंटिटीज होंगी उनका एनुअल कैलकुलेशन होगा नेशनल लेवल पर और फिर हमको ये एलोकेट होके मिलता है। अनइनकॉर्पोरेटेड में सर्वे बेस्ड डेटा जो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में रिलेटेड हमारे एंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं, साथ में जो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके बेस पे हमें इसका बेस ईयर का जीडीपी मिल गया। उसके बाद इसका जो है हम लोग इसमें कंबाइंड ग्रोथ ऑफ रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की इसमें अप्लाई करके तब इसको फर्दर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए मूव ऑन करते हैं। इसमें भी हमारी स्टेट की कोई एनडीडी नहीं है। सेंट्रल की हमारी इसमें अलायंस एयर एविएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी, ये भी इसमें हमारी सेंट्रल एनडी है। तो ये इसका एलोकेशन हमको इसमें अवेलेबल हो जाता है। किसमें? तो ठीक है सर, ये 21-22 की पोजीशन है। अगर जैसे ही वो मूव ऑन होगी तो वो उधर एमसीए में इसको कैप्चर किया जाएगा। हाँ, छूटेगा कुछ नहीं। अगर वो स्टेट में नहीं रहेगा तो फिर वो एमसीए में कवर होगा, कहीं ना कहीं वो कवर जरूर होगा। नेचर उसका थोड़ा सा बदल सकता है कि वो किस सेगमेंट में चला जाता है, लेकिन छूटता नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैंने स्टेट एनडीज और सेंट्रल एनडीज को शो करने की कोशिश की है। स्टेट की तो सब लोग जान ही रहे होंगे, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट, आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट, इस तरह की हमारी लगभग 8 अभी तक हमारी कैप्चर हो रही है। इसमें भी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग, अगर कोई आपके यहाँ नई नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज एक्टिवेट होता है तो उसको हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें विद उसके एनुअल अकाउंट्स, और अपडेटेड हमें टाइम पे अगर इसके अकाउंट्स मिल जाएंगे तो हमारा एक्चुअल रिफ्लेक्शन उसमें आएगा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है हर चीज़ के लिए, तो वो रिफ्लेक्शन भी हो, ये भी हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से सेंट्रल एनडीज में हमारा एयर इंडिया का ये एनडी आ रही है, पवन हंस है, कंटेनर कॉर्पोरेशन है, अलायंस एयर एविएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये सब हमारी सेंट्रल की एंटिटीज
सेंट्रल की वैसे बहुत सारी होंगी, लेकिन जो हमारे स्टेट में हमारे वर्क कर रही है उनका ये हम इसमें पिक्चर आपको शो कर रहे हैं। सर ये जब एस्टिमेट्स मिले थे तब तक नहीं थी, अब इसको जो है मूव ऑन हो जाएगा। ये वहीं से हमको मिली है सर, मॉस्फी से। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का थोड़ा सा इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि मालूम है 20-21 हमारा कोविड पीरियड था तो नेगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन 21-22 में इसमें काफी जंप आया है, तो वो इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिख भी रहा है। थैंक यू। अगर इसके अदर कुछ किसी को कुछ कहना हो या पूछना हो तो बताएं।